हम ए सेलुलर लाइफ के चैप्टर को कंटिन्यू करें। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को देखना है कि वायरस को हम एक्चुअली क्लासिफाई कैसे करते हैं। देखें, वायरस को क्लासिफाई करने के लिए दो बेसिस है हमारे पास, या तो हम होस्ट के बेस पे क्लासिफाई कर देंगे या तो हम जीनोम के बेस पे क्लासिफाई कर देंगे। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। होस्ट के बेस पे सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन है होस्ट के बेस पे। ये क्लासिफिकेशन, इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि तीन तरह के वायरस होते हैं। एक फाइटोफेज होता है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जूफेज होता है जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करता है, और बैक्टीरियोफेज होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तीनों के तीन तीन करैक्टर हमने पढ़ने हैं। इसमें फाइटोफेज में क्या है कि 2000 टाइप्स ऑफ आरएनए मौजूद होता है एज अ जीनोम। जीनोम क्या है एक्चुअली, जितना भी जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर मौजूद हो उसको हम जीनोम कहते हैं। तो एज अ जीनोम इसके बाद 2000 टाइप्स ऑफ आरएनए मौजूद होता है। और इसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या है, इसके बाद रॉड शेप कैप्सिड होता है। हम वायरस का स्ट्रक्चर एक्चुअली पढ़ चुके हैं पहले भी। अंदर इसके पास क्या होता है, या तो डीएनए आरएनए मौजूद होगा, इसके बाहर कैप्सिड होता है, इसके बाहर एनवेलप होता है, और यहाँ स्पाइक्स लगे होते हैं कुछ। तो जो कैप्सिड है इसकी शेप क्या होगी, रॉड शेप होगी, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, इसकी एग्जाम्पल है। अब जूफेज देखते हैं। जूफेज में क्या है, डीएनए और आरएनए मौजूद होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज अ जीनोम। उसके बाद स्फेरिकल शेप होती है इसकी, मतलब गोल स्ट्रक्चर होगा। और राइनो वायरस और कोविड-19 वायरस की एग्जाम्पल है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज अ जीनोम। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि एक डीएनए का ये स्ट्रैंड, एक डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, तो दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एज अ जीनोम मौजूद होगा। और हेड और टेल होता है इसके पास। बैक्टीरियोफेज का डिटेल स्ट्रक्चर, इसकी लाइफ साइकिल सब आएगी इस चैप्टर में, तो हम पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा हेड और टेल इसके बाद कैसे होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हेड होता है, इसके बाद ऐसे टेल होती है नीचे, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। और टी फेजेस, एक्स फेजेस, इसकी क्या एग्जाम्पल है। तो ये छोटा सा जो है वो सब टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम जो है उसमें थोड़ी सी डिटेल हमें पढ़नी पड़ेगी, हम यहाँ देखते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम में भी एक होता है डीएनए वायरसेस होते हैं, एक आरएनए वायरसेस होते हैं, और थर्ड कैटेगरी होती है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। तीन कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में हमने पढ़ना है। डीएनए वायरसेस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि एक ही स्ट्रैंड मौजूद होगा डीएनए का। तो अब इनकी हम कैटेगरी पढ़ते हैं। डबल स्ट्रैंडेड का जीनोम जो होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल, ये तो डबल स्ट्रैंडेड वर्ड ही बता रहे हैं, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मौजूद होंगे, और ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बना लेगा। तो आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ यहाँ पर मैसेंजर आरएनए, ये कॉन्सेप्ट, ये हर वायरस की डिटेल में आ रहा है। देखें, सेल के चैप्टर में हम थोड़ा पढ़ भी चुके हैं, मैं अब दोबारा आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अगर ये सेल है हमारे पास, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के यहाँ बाहर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि मैं थोड़ा सेल बड़ा बना लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ये सेल है, अगर सेल है, एक सेकेंड, ये अगर सेल है हमारे पास, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है सेल का, और यहाँ पर जो है वो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, और ये बाहर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब डीएनए से क्या बनेगा, सेल के अंदर डीएनए ये डीएनए से बनाता है मैसेंजर आरएनए। कैसे बनता है ये हम डिटेल देख चुके हैं चैप्टर नंबर बायोमोलिक्यूल्स में। मैसेंजर आरएनए बनाता है ये डीएनए से। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं हमारे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, तो उनसे निकल के बाहर आ जाता है मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए जब बाहर आएगा राइबोसोम्स पे इंफॉर्मेशन लेके प्रोटीन की, और ये मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। ये दो प्रोसेसेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखें, अब इसके पास क्या मौजूद है, दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मौजूद हैं जो कि क्या बना रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, और कैसे, होस्ट के एंजाइम यूज करके। होस्ट के अंदर सेल में हम पढ़ चुके हैं कि इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसके पास कुछ नहीं होता है। ये जब होस्ट के अंदर आता है और होस्ट की मशीनरी, होस्ट के एंजाइम यूज करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। तो ये कैसे डिवाइड करता है, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ये क्या करेगा, सेल के अंदर आएगा, आके मैसेंजर आरएनए बनाएगा। हमने यहाँ भी देखा था डीएनए से क्या बनना था, आरएनए बनना था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनेगी, फर्दर प्रोटीन्स बनती हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये यही काम कर रहा है कि अपने डीएनए को यूज करके मैसेंजर आरएनए बना रहा है, और मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनाएगा, और उन प्रोटीन से आपस में मिलेंगे, और उसी जैसे और वायरसेस बनते जाएंगे, सेल को नुकसान पहुंचाएंगे। और कौन से डिजीज कॉज करते हैं, ये कैंसर कॉज कर रहे होते हैं। और इनकी एग्जाम्पल्स क्या है, इनकी एग्जाम्पल्स में हर्पीज वायरस है, और वेरिसेला जोस्टर वायरस है,
ये दो इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मैं आपको बता चुका हूँ, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होगा, ठीक है। और ये भी क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को बनाता है बाय ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद क्या करते हैं, बाय ट्रांसक्रिप्शन, बट फर्स्ट दे बिकम डबल स्ट्रैंडेड इन होस्ट। मतलब क्या कि ये अगर होस्ट के अंदर आएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है जो कि होस्ट है, ये होस्ट का सेल है, होस्ट के अंदर आया, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना एक ही जैसा एक और उसी जैसा स्ट्रैंड बना लेगा डीएनए का, और फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये मौजूद है डबल स्टैंडर्ड। अब ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया होस्ट के अंदर आ गया, फिर वही काम करेगा जो ये कर रहा था, मैसेंजर आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, फिर प्रोटीन्स बनाएगा उससे, जैसे अपना और वायरसेस बनाएगा और सेल को नुकसान पहुंचाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है पार्वो वायरस और बैक्टीरियोफेज। इन सबकी डिटेल आगे आएगी इस चैप्टर में, बट अभी आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद है आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस का जीनोम के तौर पे क्या मौजूद होगा, आरएनए होगा। अब इसके अंदर भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, पॉजिटिव सेंस है और नेगेटिव सेंस है। डबल स्टैंडर्ड में आपको पहले बताता हूँ, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। देखें, सबसे वही बात है, अगर डबल स्टैंडर्ड है तो टू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए मौजूद होंगे। उसके बाद क्या है कि व्हेन दे इंटर होस्ट, ठीक है, ये क्या करता है, सिंथेसाइज सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड वही ये काम कर रहा है कि ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये भी आरएनए बना रहा था, और ये भी क्या है, जब होस्ट में आया तो इसने सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनवाया, और मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन कराएगा, मतलब प्रोटीन्स बनवाएगा इसी के लिए, और प्रोटीन्स मिलके ये दोबारा ये वाला आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की और कॉपीज बनती जाएंगी और ये सेल को नुकसान पहुंचाता जाएगा। एक काम ये हो गया। देखिए, सबसे पहले इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया सेल के अंदर आके, ठीक है। मैसेंजर आरएनए ने आगे क्या बनवाई, प्रोटीन्स बनाई, जो कि मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ यहाँ पर कैसे होता है। ये पहले मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से, फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स, तो बिल्कुल इसने वैसे ही किया। उसके बाद या तो अब मैसेंजर आरएनए जो है, ये जो मैसेंजर आरएनए बना, ये दो काम कर रहा है, या तो ट्रांसलेशन कर रहा है जो मैंने आपको बताया, दूसरा काम ये क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर न्यू प्रोजेनी। मतलब क्या कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे इसकी तरह जो ओरिजिनल था जिसको हम पढ़ रहे हैं, फॉर न्यू प्रोजेनी, मतलब कि अगले सेल, अगली डिवीजन के लिए ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाएगा, ताकि अगले सेल में वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए चला जाए एज अ जेनेटिक मटेरियल और एक नया वायरस बन सके। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये दो काम कर रहा है, या तो ट्रांसलेशन करा रहा है, प्रोटीन्स बनवा रहा है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगले सेल के लिए, अगली डिवीजन के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, ठीक है। ये हो गई डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास रियो वायरस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पॉजिटिव सेंस। मैं आपको पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पॉजिटिव सेंस वायरस जो होते हैं, पॉजिटिव सेंस, ये क्या करते हैं, इनके पास एक्चुअली जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड के तौर पे मौजूद होता है। मतलब क्या कि हम ये वाला 5 प्राइम का कॉन्सेप्ट और 3 प्राइम का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। इसकी डिटेल है, प्रॉपर डिटेल, वो आपको वहीं देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका बहुत टाइम लग जाएगा, वरना 5 प्राइम टू 3 प्राइम के तौर पर मौजूद होते हैं पॉजिटिव सेंस। इसका मतलब क्या है कि जब भी पॉजिटिव सेंस 5 प्राइम को 3 प्राइम के सेंस सेल के अंदर जाएंगे, ये डायरेक्टली जो है मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करके और प्रोटीन बना सकते हैं। मगर नेगेटिव सेंस का क्या है कि नेगेटिव सेंस का जो आरएनए है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम के तौर पे मौजूद होता है। ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। फिर सेल के अंदर जाएगा, जाके मैसेंजर आरएनए पहले बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए जब बन जाएगा तो उसके बाद आगे प्रोटीन बन सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव सेंस क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के तौर पर मौजूद है, और डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तौर पर यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड को रीड करना सेल के अंदर आसान होता है, और ये आराम से रीड हो जाता है, और ये मैसेंजर आरएनए के तौर पर यूज होकर प्रोटीन बना सकता है। मगर मसला क्या है कि नेगेटिव स्ट्रैंड में कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम के तौर पर मौजूद है इसका स्ट्रैंड, और ये रीड नहीं हो सकता। जब ये रीड नहीं हो सकता तो इसके लिए प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं बन सकती, तो ये जाके मैसेंजर आरएनए बनवाता है। कैसा? वो मैसेंजर आरएनए होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाला, जो कि प्रॉपर सही तरह रीड हो सके, इस तरह बना लेगा सेल के अंदर जाकर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है, ये तो वर्ड ही बता रहा है। उसके बाद आरएनए फंक्शन डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के तौर पे वर्क करेगा, मैंने आपको बताया था। मैसेंजर आरएनए बन रहा था ट्रांसक्रिप्शन से, मगर ये सेल के अंदर गया, ये सेल के अंदर जब गया तो ये एक सेकंड, इस सेल के अंदर जब जा रहा है तो है ही मैसेंजर आरएनए, तो ये डायरेक्टली ट्रांसलेशन कर सकता है, डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। अब नेगेटिव स्ट्रैंड का मतलब क्या है तो सिंगल स्ट्रैंड, है तो वर्ड ही बता रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, व्हेन इंटर होस्ट प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए इन होस्ट फॉर ट्रांसलेशन। जब होस्ट में गया तो इसने पहले जाके मैसेंजर आरएनए बनाया। ये जो मैसेंजर आरएनए बन रहा था, ये पहले ट्रांसक्रिप्शन की, फिर ट्रांसलेशन होगी,
एक बार मैसेंजर आरएनए जब बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला अरेंज है और ये रीड नहीं हो सकता। और इसने जो मैसेंजर आरएनए बनवाया है, इसकी जो रीडिंग है वो ऐसी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम के तौर पर, ताकि प्रॉपर रीड हो जाए। ठीक है, और अब इनकी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। इनकी एग्जाम्पल जो है वो एज सच मेंशन वैसे नहीं है बुक में, तो आई थिंक इसकी नीड नहीं होगी फिर। ठीक है, उसके बाद जो है वो अब लास्ट कैटेगरी है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग का मतलब क्या है? देखें, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हम ऊपर भी मैं आपको समझाया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। डीएनए से आरएनए बनना, यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये सेल था, जैसे इसका न्यूक्लियस था, इसके न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद था। अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए जो बन रहा था, ये क्या कहला रहा था? ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आरएनए से डीएनए बन जाए, वर्ड ही बता रहा है। तो आरएनए से डीएनए बनने का क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस में दो तरह के आते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में क्या है कि सिंगल स्ट्रैंडेड वर्ड ही बता रहा है कि एक स्ट्रैंड होगा आरएनए का और ये पॉजिटिव सेंस होता है। पॉजिटिव सेंस के मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम अरेंज होता है और ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस है। उसके बाद आरएनए क्या करता है? आरएनए फॉर्म्स डीएनए, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग है तो आरएनए डीएनए बनाएगा बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब आरएनए सेल के अंदर गया, ये सेल है, इसके अंदर आरएनए आ गया, तो ये पहले क्या बनाएगा? पहले डीएनए बनाएगा और एंजाइम कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनसाइड होस्ट। ठीक है, होस्ट के अंदर। अब डीएनए बन गया, अब डीएनए क्या करेगा? अब डीएनए को आगे प्रॉपर वही काम करेगा जो ऊपर हम देख चुके हैं कि डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे जाता है, क्या कराता है? ट्रांसलेशन। तो आगे फिर वही काम होगा कि डीएनए इंटीग्रेट इनटू होस्ट जीनोम फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि मैसेंजर आरएनए बनवा लेगा और मैसेंजर आरएनए बन के क्या करेगा? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनवा देगा बाय एंजाइम इंटीग्रेज। ये दो एंजाइमों को आपको पता होने चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो आपको पता होने चाहिए। ये हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो है आपके पास रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के अंदर फर्दर कौन सा आ जाता है? रेट्रोवायरस लाइक, मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी डिटेल भी इस चैप्टर में आगे आएगी। मगर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में क्या होता है कि टू सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए मौजूद होते हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर ये एचआईवी है और एचआईवी के बाद एक ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होगा, एक ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होगा, तो दो स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए मौजूद होंगे। अब इसके बाद है डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद आरएनए इंटीग्रेट। मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मतलब यही है कि डीएनए दो स्ट्रैंड्स होंगे, तो ये जीनोम विद डीएनए विच फॉर्म्स आरएनए। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तो इसमें ये भी यहाँ पर भी यही हो रही होगी। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास डीएनए मौजूद है एज अ जीनोम। ठीक है, अब डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से पहले बन जाएगा आरएनए। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी जब आरएनए अगर बन गया। अब आरएनए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा अब डीएनए, और ये डीएनए फिर बनाएगा ये वाला स्टेप जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए से डीएनए। अब ये डीएनए क्या बनाएगा? फिर वही नॉर्मल प्रोसेस जो है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये वाला डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए से बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, यही बात मेंशन है। पहले क्या हुआ कि जीनोम डीएनए है जिसने क्या बनाया? आरएनए। अब देन आरएनए इज यूज्ड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा टू रेप्लिकेट देयर जीनोम, और डीएनए आगे प्रॉपर वही प्रोसेस नॉर्मल जो है वही होगा। तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन हो गई वायरसेस की। अच्छा, कुछ वायरसेस के कॉमन शेप्स हैं जो कि एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमन शेप्स वायरसेस के ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। अब कैप्सिड क्या है एक्चुअली? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कैप्सिड एक्चुअली ये होता है कि अंदर वायरस के न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है डीएनए या आरएनए की फॉर्म में, उसके बाहर एक कोट मौजूद होता है प्रोटीन का, जिसको क्या कहते हैं? कैप्सिड। उसके बाहर कुछ वायरसेस में होता है, कुछ में नहीं। क्या मौजूद होता है? इन्वेलप, और इन्वेलप में मौजूद होता है स्पाइक्स। ठीक है, ये वायरस का बेसिक सा आसान सा जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, स्पाइक्स जैसे मौजूद होंगे। तो जो कैप्सिड ऑन द बेसिस ऑफ ये वाली लेयर जो है कैप्सिड की, इसके बेसिस पे हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं शेप्स पे। ठीक है, इसकी कैप्सिड की शेप्स के बेसिस पे। अब शेप ऑफ कैप्सिड यहाँ लिखी हुई है और वायरस के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। शेप ऑफ कैप्सिड पे हेलिकल शेप है। हेलिकल कैसी होती है शेप? हेलिकल कुछ ऐसी शेप होती है
ठीक है। हेलिकल शेप किसकी होगी? टोबैको मोज़ेक वायरस की। आपको वायरसेस के नाम और कैप्सिड के शेप याद होने चाहिए, एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन का मतलब बहुत सारे साइड्स वाले, जैसे ऐसी शेप हो सकती है, बहुत सारी साइड्स वाली, ऐसी शेप हो सकती है, ठीक है। साइड्स वाली बहुत सारी शेप हो तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रॉन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, हेड्रॉन साइड्स, तो ये एडिनो वायरस होता है इसमें। टेडपोल शेप। टेडपोल शेप एक्चुअली क्या होती है कि टेडपोल शेप ये होती है कि इसका हेड हो बहुत सारी साइड्स वाला, और टेल हो, क्या हो? टेल रॉड शेप हो, ठीक है। हेड जो होगा पॉलीहेड्रॉन मतलब बहुत सारी साइड्स वाला हेड हो, और जो टेल हो वो क्या हो? रॉड शेप। टेल हो रॉड शेप। ये एक्चुअली किसका होता है? ये होता है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो भी आपके इसी चैप्टर में आगे आएगा, मगर इसकी टेडपोल शेप होती है, ये आपको अभी पता होना चाहिए। इन्वेलप वायरस। इन्वेलप वायरस ये मैंने आपको यहाँ जैसे बताया, कुछ बाहर कैप्सिड के बाहर जो कोटिंग है ये वाली, ये इन्वेलप वायरसेस हैं। इनमें कौन से आ जाते हैं? फ्लू वायरसेस इन्वेलप होते हैं। उसका स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल। जो गोल शेप वाले होंगे वो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है, और सर्कुलर ये भी गोल होता है, इसमें क्या होगा? एचआईवी वायरस आएगा। तो ये बेसिक कुछ शेप्स हैं वायरसेस की जो कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड पता होनी चाहिए। हम एमडी कैट के लिए ए सेलुलर लाइफ के चैप्टर को कंटिन्यू करें। इसमें अब हम कुछ बेसिक जो है करेक्टर्स पढ़ेंगे वायरसेस के। वायरस जो है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन सेलुलर है, मतलब ये प्रॉपर सेल नहीं होता। क्यों नहीं होता इसमें? क्योंकि कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लिविंग के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग के होते हैं। कुछ लिविंग करेक्टर्स हैं, कुछ नॉन लिविंग करेक्टर्स हैं, इसलिए हम इसको प्रॉपर सेल नहीं कहते, इसको कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या कह रहे होते हैं? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसको समझाने के लिए मैं आपको इसके कुछ लिविंग करेक्टर्स बताता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसके आपको नॉन लिविंग करेक्टर्स बताता हूँ, ठीक है। थोड़े थोड़े करेक्टर्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हम इसको नॉन सेलुलर एक्चुअली क्यों कह रहे हैं, ठीक है। वायरस जो है डिवाइड करता है या रेप्लिकेट करता है इनसाइड होस्ट, ठीक है। लिविंग करेक्टर है इसका इनसाइड होस्ट। मतलब क्या है कि रेप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है, जैसे ह्यूमन से कंपेयर करें, ह्यूमन भी क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, अपने सेल को डिवाइड करते हैं। तो ये भी अपने जो डिवाइड करता है, अपने सेल को रेप्लिकेट करता है, ये भी क्या करता है? इनसाइड होस्ट। तो ये भी इसकी क्या है? लिविंग प्रॉपर्टी है। इसके बाद अपना डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, जिसको क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो ह्यूमन में भी आप देखेंगे डीएनए आरएनए मौजूद होगा, तो दूसरी लिविंग प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद वायरस के पास कुछ, कभी कभार कुछ प्रोटीन्स या एंजाइम्स ही मौजूद होते हैं, ये भी क्या है? इसकी लिविंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद वायरसेस का हम ये कह सकते हैं कि इनको जो यूवी रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, वो इनको हार्म पहुंचा सकती हैं। जैसे ह्यूमन को भी यूवी रेडिएशंस हार्म पहुंचाती हैं ह्यूमन सेल को, वैसे ही वायरसेस को भी पहुंचा सकती हैं। तो ये हमने 3-4 कुछ लिविंग कैरेक्टर्स देखे। अब मैं इनके आपको नॉन लिविंग कैरेक्टर बताता हूँ। नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है कि ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि कितने भी टाइम के लिए, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनएक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइम में ये रेप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे। तो ये अब ह्यूमन से कंपेयर करते जाएं, ह्यूमन में देखें ऐसा कुछ नहीं होता कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इनएक्टिव हो जाए। ह्यूमन हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मतलब कि कुछ रिएक्शंस नहीं हो रहे होते इनके अंदर, और एनर्जी प्रोडक्शन का भी कोई सच मैकेनिज्म भी नहीं होता, एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं हो रही होती, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में आके कुछ टाइम के लिए स्टोर हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज होके स्टोर हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ये भी इसकी क्या है? नॉन लिविंग करेक्टर है। उसके बाद इसके पास कोई, जैसे रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, या मूवमेंट है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज इसके बाद मौजूद नहीं होती, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर इसको हो गए नॉन लिविंग, तो इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी अब। उसके बाद इन्फेक्शियस पार्टिकल से मतलब क्या कि ये एक सेल पे, जैसे ये अगर ये कोई सेल है, ये वायरस है, वायरस इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर कोई डिजीज या कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है। ये हम इसका स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको और आइडिया हो जाएगा। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के तौर पर या तो डीएनए मौजूद होता है या तो आरएनए, दोनों में से कोई एक चीज मौजूद होगी, दोनों नहीं हो सकती क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना छोटा होता है, ये दोनों चीजों को एक साथ अकोमोडेट नहीं कर पाता। उसके बाद इसके अराउंड प्रोटीन कोड होता है। मैं आपको ये दोनों पॉइंट समझाने के लिए इसका थोड़ा सा रफ सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर हम डिटेल में स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे ही। वायरस के अंदर ये ऐसे होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा, आरएनए होगा। इसके बाहर एक कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन की कोट है, और उसके बाहर कुछ वायरसेस में इन्वेलप होता है, कुछ में नहीं होता है, और इसके ऊपर स्पाइक्स लगे होते हैं इन्वेलप के ऊपर,
ठीक है, ऐसे स्पाइक्स। तो अब आप देखें, जो मैंने न्यूक्लिक एसिड का आपको बताया, तो ये अंदर ये मौजूद है, या तो डीएनए होगा या आरएनए। उसके बाद उन्होंने कहा प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड क्या है? ये एक्चुअली कैप्सिड होता है, ये वाला, ये जो कवरिंग है, ठीक है, ये कैप्सिड की प्रोटीन कोड वाली कवरिंग है। उसके बाद अगला पॉइंट है रिप्रोड्यूस ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या कि वायरस, अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर ये वायरस है, ठीक है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई सेल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है, अब ह्यूमन का सेल कंसीडर कर लें, जब ये वायरस बाहर है तो ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसके अंदर रेप्लिकेशन या कोई चीज करने का प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनएक्टिव टाइप होता है। जब तक ये इस सेल के अंदर ना चला जाए तब ये एक्टिव नहीं होगा। ये अंदर जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा और ये रेप्लिकेट भी करेगा, सब कुछ करेगा। क्यों? देखें, वायरस जब बाहर होता है ना, जब ये वायरस बाहर है, किसी सेल के अंदर नहीं है, तो इसके बाद अपने मोस्ट ऑफ द वायरसेस के बाद अपने एंजाइम्स या प्रोटीन्स मौजूद नहीं होते जो कि इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करें, ठीक है, इसके डिवीजन में, इसको डिवाइड होने में हेल्प करें। एक चीज ये। दूसरी चीज ये, इसके बाहर होता है तो इसके बाद एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मौजूद नहीं होता जो इसकी रेप्लिकेशन के लिए, इसके डिवीजन में हेल्प करे, ठीक है। वायरस के रेप्लिकेशन के लिए दो चीजें चाहिए एक्चुअली, या तो या एंजाइम या प्रोटीन चाहिए, दूसरा इन्वायरमेंट चाहिए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट जिसमें ये रेप्लिकेट कर सके। तो वो इन्वायरमेंट भी क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो इन्वायरमेंट भी सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल प्रोवाइड कर रहा है, और एंजाइम में प्रोटीन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए ये बाहर क्या होता है? इनएक्टिव होता है, और सिर्फ रिप्रोड्यूस कहाँ करता है? जब लिविंग सेल के अंदर चला जाए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रो, इतना छोटा होता है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। उसके बाद साइज की बात है, ये थोड़ा सा एमसीक्यू में आ सकता है कभी, कि सबसे बड़ा वायरस 250 नैनोमीटर का होता है और सबसे छोटा 20 नैनोमीटर का। और 250 नैनोमीटर वाला कौन सा है? पॉक्स वायरस है, और 20 नैनोमीटर वाला है पार्वो वायरस, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिल्ट्रेबल है। क्या मतलब? अगर हम कोई फिल्टर, जैसे फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर यूज करें, ठीक है, और कोई हम सोल्यूशन लें जिसके अंदर वायरस है, जैसे ये अगर सोल्यूशन है इसके अंदर वायरस है और ये नीचे कंटेनर है, तो जब ये गुजारेंगे फिल्टर पेपर से, तो ये जो नीचे सोल्यूशन हमें मिलेगा ये फिल्टर पेपर से गुजर के, तो इसके अंदर भी वायरस मौजूद होगा। तो ऐसा नहीं है कि वायरस इस फिल्टर पेपर से रुक जाए। अगर बैक्टीरिया को हम देखें, अगर ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, और ये नीचे कंटेनर है, और ये सोल्यूशन हम गुजार रहे हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, तो ये बैक्टीरिया इस फिल्टर पेपर में रह जाएगा और सोल्यूशन नीचे आ जाएगा। तो बैक्टीरिया को ये फिल्टर पेपर रोक लेता है, मगर ये वायरस को ये फिल्टर पेपर नहीं रोक पाता। वायरस इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर के बहुत छोटे छोटे पोर्स के अंदर से भी गुजर जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। मतलब क्या? ऑब्लिगेट क्या क्या मतलब होता है? जरूरी, ठीक है, लाजमी। इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर, और पैरासाइट वो चीज जो नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए जरूरी है ऑब्लिगेट का वर्ड। इंटरसेलुलर सेल के अंदर है ना, अंदर रह के नुकसान पहुंचाता है। तो मैंने आपको जैसे यहाँ भी बताया था कि बाहर ही इनएक्टिव होता है, अंदर जाके रेप्लिकेशन करता है। तो इसके लिए जरूरी है अंदर जाएगा ही तो जाके रेप्लिकेट करेगा, एक्टिव होगा और अंदर जाके नुकसान पहुंचाएगा। इन तीन वर्ड का मतलब ये है। उसके बाद अगला पॉइंट है कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। मतलब क्या? देखिए, मैंने आपको यहाँ दो चीजें बताई, या तो इसको चाहिए होता है, या तो एंजाइम और प्रोटीन से एक चीज चाहिए होती है, दूसरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आर्टिफिशियल मीडियम एक्चुअली क्या होता है? आर्टिफिशियल मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सारे, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो गए, न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा? एंजाइम में प्रोटीन आ जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में। अब एनवायरनमेंट कौन देगा? एनवायरनमेंट तो सेल के अंदर ही मिलेगा इसको। तो अगर ये आर्टिफिशियल मीडियम है, कंटेनर है एक, और ये आर्टिफिशियल मीडियम है, मैं एम लिख रहा हूँ आर्टिफिशियल मीडियम को, और इसके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन तो मौजूद है, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट पूरी, मगर ये इसका एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट इसके सेल के अंदर ही मिलेगा, तो ये एनवायरनमेंट नहीं है, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाता। तो ये पॉइंट का मतलब ये है। उसके बाद रिप्रोड्यूस ओनली बाय रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है एक्चुअली? जैसे अगर ये वायरस का ये एक पार्टिकल है, तो अपने जैसा दूसरा बना रहेगा, ये अपने जैसा, ये वाला जो है अपने जैसा एक तीसरा बना रहेगा। तो रेप्लिकेशन करता है, जस्ट कॉपीज बनाता है अपने जैसे कॉपीज, और ये कॉपीज को हम क्या कहते हैं? कॉपीज को हम कह रहे होते हैं रेप्लिका, ठीक है, कॉपीज बनाता है। तो इसका मतलब ये हो गई कुछ करेक्टर्स, वायरस की बेसिक करेक्टर्स। अब हम ये जो वर्ड है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है एक्चुअली? स्टडी ऑफ वायरस को हम क्या कह रहे होते हैं? वायरोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब वायरस का सर्वाइवल इन होस्ट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अगर होस्ट सेल है, जैसे अब ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का सेल कंसीडर कर लें, और ये था वायरस। अब वायरस कुछ करके सेल के अंदर तो आ गया, अब ये अंदर आके सर्वाइव कैसे करेगा? अंदर आके ऐसे कौन से काम करेगा कि ये खुद जिंदा रह सके, और होस्ट के अंदर, ये सेल के अंदर है, इसको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं कितने 6 पॉइंट्स हैं जिससे ये सर्वाइव करता है इनसाइड होस्ट। पहला पॉइंट क्या है? डिग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम, ठीक है। होस्ट सेल जीनोम का क्या मतलब है? जीनोम किसको कहते हैं हम? जेनेटिक मटेरियल जितना भी मौजूद होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डीएनए और आरएनए की फॉर्म में, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? जीनोम कह रहे होते हैं, टोटल जेनेटिक मटेरियल को। ये क्या करता है? डिग्रेड कर देता है बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंजाइम आपको याद होना चाहिए। डिग्रेड का मतलब क्या? तोड़ देगा होस्ट सेल का जीनोम। जैसे अगर ये सेल है ह्यूमन का, इसके अंदर ये डीएनए आरएनए मौजूद था, ये वायरस आया, इसने आके इसको तोड़ दिया, ठीक है, ये टूटा हुआ डीएनए आरएनए हो गया। तो आप इसको ऐसे
कंसीडर कर लें, तो ये इस पॉइंट का मतलब ये है। दूसरा क्या है, डीएक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसकी डिटेल तो आप इम्यूनिटी के चैप्टर में पढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ के लिए भी इतना बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसके जरिए, जैसे अगर ये ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का सेल है और इसके अंदर ये वायरस आ गया, तो कुछ सेल के अंदर से प्रोटीन्स निकलेंगी, ठीक है। वो प्रोटीन क्या करेंगी, कोशिश करेंगी इस वायरस के इफेक्ट को, इस वायरस के हार्मफुल इफेक्ट्स को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उन वो प्रोटीन्स मिलकर पूरा सिस्टम बना रही होती है, इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये सिस्टम को क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देगा। इसने ऐसे सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया जो कि इसके अगेंस्ट था, इसके इफेक्ट को कम करना चाह रहा था। दूसरी चीज हो गई, इसके इफेक्ट को जब कम करेगा तो क्या होगा, जाहिर है एक ऐसी प्रोटीन्स रिलीज हो रही थी जो इसके इफेक्ट को कम करें, अब वो रिलीज नहीं होंगी तो इसका इफेक्ट जो है वो बरकरार रहेगा। अगला पॉइंट है ब्लॉक इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स। इंटरफेरॉन भी क्या होता है एक्चुअली, जब कोई सेल है, दोबारा मैं यहाँ सेल बनाता हूँ, जब ये सेल वायरस से इन्फेक्ट हुआ तो सेल के अंदर से वायरली इन्फेक्टेड सेल से, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल से क्या निकलती है, इंटरफेरॉन्स। मतलब ऐसा सेल जिससे जिसने वायरस को इन्फेक्ट कर दिया, उसके अंदर से इंटरफेरॉन्स, ये भी प्रोटीन से ही निकलेंगी और उसके वायरस के इन्फेक्ट को कम करना चाहेंगी। इस जैसे पॉइंट का ही मतलब है इसका। तो इंटरफेरॉन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद इनएक्टिवेशन एमएचसी। अब एमएचसी क्या है एक्चुअली, जैसे हमारा ये कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह जो कि इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, एमएचसी, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एमएचसी का एक्चुअली काम क्या होता है, एमएचसी एक्चुअली अगर हम देखें तो एमएचसी क्लास 2, ठीक है, क्लास 2 की बात कर रहा हूँ, बट अभी बेसिक रखते हैं, इम्यूनिटी के चैप्टर में डिटेल में बता दूंगा। एमएचसी क्या करता है, अगर सेल, ये वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो एमएचसी क्या करेगा, ये जो वायरस का पार्टिकल है इसको अपने ऊपर लगा लेगा। ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे होता है, अब लगा लेगा, अभी अलार्म की तरह एक्ट करेगा। मतलब ये अब पूरी जितने भी हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं सबको बुला लेगा एक जगह पर कि आ जाओ, और ये हमारी बॉडी में क्या कोई बाहर का पार्टिकल आ गया है और इसको खत्म करने की कोशिश करो। तो सारे जितने भी इम्यूनिटी के सेल्स हैं अलग अलग, वो सारे आ जाएंगे और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो एमएचसी का फंक्शन ये होता है। ये क्या करता है, इसको भी इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये जब इनएक्टिवेट हो जाएगा, अलार्म ही नहीं बजेगा, सारे सेल्स ही नहीं आएंगे, तो ये वायरस क्या अपने इफेक्ट को बरकरार रख सकते हैं। अगला सप्रेस बी सेल एक्टिवेशन। बी सेल का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडीज रिलीज करना, ठीक है। एंटीबॉडीज रिलीज होंगी वायरस के अगेंस्ट और वायरस के इफेक्ट को कम करना चाहेंगी, इसको भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है और वायरस अपना इफेक्ट बरकरार रखेगा। आखिरी है वायरल ऑल्टर द जीनोम। इसका मतलब क्या है, देखिए वायरस जो है अपना जो जीनोम का वही मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल ये ऑल्टर करता है, मतलब चेंज करता रहता है। क्यों करता है कि जैसे अगर वायरस का, मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, इसका जेनेटिक मटेरियल पहले ऐसा था और हमने मेडिसिन बनाई, ये मेडिसिन है इसके जेनेटिक मटेरियल को खाने के लिए, ठीक है। वायरस ने क्या किया, कुछ टाइम बाद हम जेनेटिक मटेरियल ऐसे बना लिया। अब ये वाली जो मेडिसिन थी, अब आप देखें तो ये इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, तो ये वाली मेडिसिन इसके अगेंस्ट काम कर ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें मुश्किल होता है वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना, क्योंकि अपने जेनेटिक मटेरियल चेंज करता रहता है। जब चेंज करता रहता है तो उसके अगेंस्ट मेडिसिन बन ही नहीं पाती, मुश्किल हो जाता है, वैक्सीन बन नहीं पाती। तो ये इस पॉइंट का मतलब ये है, ये अपना जीनोम चेंज करते करते इसको पता है कि इसके अगेंस्ट मेडिसिन बनेगी, वैक्सीन बनेगी, तो जीनोम चेंज करते रहता है, वैक्सीन बन नहीं पाती और वो अपने इफेक्ट को बरकरार रखता है। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए जिसके जरिए वो ह्यूमन सेल को इफेक्ट करके अपने इफेक्ट को बरकरार रखता है। अगला है वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब वायरस, ये तो हमने देखा सेल के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहा है, अब सेल के बाहर कैसे सर्वाइव करेगा वायरस। अब जाहिर है सेल के बाहर होगा तो उसको कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को फेस करना पड़ेगा, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, लाइट हो गई, पीएच हो गई, ठीक है, 4 फैक्टर्स हैं। अब एक वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। टेम्परेचर को कैसे फेस करता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, कितना ज्यादा हो जाए, 60 या उससे ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है एक्चुअली, प्रोटीन भी क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है, मतलब टूट जाएंगी प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा, ये भी डीनेचर हो जाएगा। और कैप्सिड जो मैंने आपको ऊपर बताया है यहाँ पर कि ये इसके बाहर एक कोड होता है, ये वाला न्यूक्लिक एसिड के बाद, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड, ये भी एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये भी डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली वायरस का पूरा स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, 60 या उससे ऊपर टेम्परेचर चला जाए। मगर जो डीएनए वायरस होते हैं, जो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, कुछ डीएनए वायरस होते हैं, कुछ आरएनए होते हैं, कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेस होते हैं। तो डीएनए वायरस जिनका जीनोम डीएनए है, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो उनकी मोर इंड्योरेंस होती है। मतलब क्या कि वो ज्यादा टेम्परेचर को, मतलब टेम्परेचर को कुछ सह सकते हैं, कुछ टेम्परेचर में अगर बढ़ भी जाए तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर आरएनए वायरस कम बर्दाश्त करते हैं, ये जैसे टेम्परेचर चेंज हो इन पे ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ गया, मिसाल के तौर में 60 से ज्यादा हो गया, तो वायरस बचने के चक्कर में कहाँ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई इमरजेंसी आती है, कोई बंदा बचने के चक्कर में आगे पीछे हाथ पैर मारता है, बिल्कुल वायरस वैसे ही कर रहा है, बचने के चक्कर में आगे पीछे जा रहा है। अब कहाँ जाएगा आगे पीछे, या तो ब्लड में चला जाएगा, कोशिश करेगा ब्लड में चला जाए और उस हार्मफुल जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसके इससे बच जाए, ठीक है। अब दूसरा कहाँ जा सकता है, दूसरा फीसिस में जा सकता है, फीसिस में जाके कोशिश करेगा उसका इफेक्ट बच जाए। अब फीसिस में कौन से वायरस जाते हैं, फीसिस में जाते हैं एडिनो वायरस,
ये आपको वायरस के नाम याद होने चाहिए। फीसेस में जाएंगे एडिनो वायरस, ठीक है, या कुछ, या सलाइवा में जा सकता है। सलाइवा में कौन सा जाएगा, ईबीवी वायरस होता है एक, ईबीवी, ठीक है, ये सलाइवा में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद या तो ये क्रिस्टल बना लेगा, मतलब सॉलिड, क्रिस्टल का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और सॉलिड फॉर्म में आके बचने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सा होता है, एक्चुअली टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ठीक है। उसके बाद या तो कि रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स में चला जाएगा, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वहां चला जाएगा। इसमें कौन से आ जाते हैं, ये एक्चुअली इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें जा सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, या हमारे पास मीजल्स है, मीजल जा सकता है, ठीक है, या वेरिसेला जोस्टर वायरस जा सकता है। कि आपको एग्जाम्पल थोड़ी सी याद होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर का फैक्टर। अगला हमारा फैक्टर है ह्यूमिडिटी का, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक्चुअली ह्यूमिडिटी भी वायरस को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, मतलब उसके ग्रोथ पे असरअंदाज होती है। तो जो नॉन इनवेलप वायरस हैं, ठीक है, ऐसे वायरसेस मैं आपको यहाँ दोबारा थोड़ा बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपको वहां समझ आएगा। मगर नॉन इनवेलप वायरस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया था, डीएनए आरएनए वायरस के अंदर, उसके बाहर इसके मौजूद होता है कैप्सिड, उसके बाहर मौजूद होता है इनवेलप, ये इनवेलप है, ये कैप्सिड है। तो जो इनवेलप है ये किसी वायरस में होता है, किसी में नहीं। जिसमें नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इनवेलप वायरस। जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे, इनवेलप वायरस। मगर जो नॉन इनवेलप वायरस है ये ह्यूमिडिटी के फैक्टर को थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो ये थोड़ा सा अपने आप को बर्दाश्त कर सकता है। मगर जिनके पास इनवेलप मौजूद है, ये बाहर वाला, वो बर्दाश्त नहीं करता। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है उसमें ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। दो फैक्टर्स हो गए। अब थर्ड फैक्टर हमारा लाइट वाला। लाइट एक्चुअली दो तरह से इफेक्ट करती है, या तो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है लाइट का, नेगेटिव इफेक्ट भी, मतलब कि उसको फायदा भी पहुंचा सकती है, उसका नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये हम समझेंगे फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस, ठीक है। सिंध की बुक में एग्जांपल दी है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, एक्चुअली ये एल्गी है। तो एल्गी को इफेक्ट करने वाला वायरस जो समंदर में होता है, पानी में होगा, तो उस वायरस पे पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है समंदर के अंदर लाइट का, और नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है समंदर के अंदर लाइट का। ये कहाँ होता है, एक्चुअली इन एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ। पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि दोनों जो एल्गी है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन, और उसका वायरस, फाइटोप्लैंक्टन को इफेक्ट करने वाला वायरस को क्या ही कह रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन वायरस, दोनों रेप्लिकेट करेंगे लाइट की मदद से, ठीक है। लाइट एसेंशियल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करी होती है, उससे क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, अपनी कॉपीज बनाएंगे। मगर नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा कि यूवी रेडिएशन, मतलब लाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलेंगी, वो वायरस को क्या करेंगे, डिके करेंगे, मतलब वायरस को नुकसान पहुंचाएंगे, उसके जेनेटिक मटेरियल को जो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ओवरऑल उसको क्या होगा, उसकी ग्रोथ कम होगी, वो मरेगा। तो ये लाइट के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों है। उसके बाद लास्ट है पीएच। पीएच क्या होता है, एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हम क्या कह रहे थे, पीएच। तो ऑप्टिमम क्या पीएच क्या होती है वायरस के लिए, 6.5। 6.5 में ये बिल्कुल मैक्सिमम काम कर रहा होता है। या तो इसके ऊपर जाए या नीचे जाए, वायरस पे क्या आएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा, उसकी ग्रोथ कम होगी, वो मरता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हो गए, सेल के अंदर वाला भी और सेल के बाहर वाला भी, ठीक है। उसके बाद अगला है डिस्कवरी ऑफ वायरस। ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमडीकैट के लिए, मगर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, एमसीक्यू बिल्कुल बन सकते हैं इससे थोड़े बहुत। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा इसमें, और आपको बताता जाऊंगा कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। सबसे पहले डिस्कवरी स्टार्ट होती है एडवर्ड जेनर से। एडवर्ड जेनर ने एक्चुअली क्या किया, वैक्सीनेट किया। वैक्सीनेट का मतलब क्या है कि एक ऐसी वैक्सीनेशन का, यहाँ मैं आपको यहाँ डेफिनेशन भी है, अभी मैं बताता हूँ। अभी आप सिर्फ रखें कि उस जेन में कि उसने वैक्सीनेट किया। किसको वैक्सीनेट किया, 8 ईयर ओल्ड बॉय को वैक्सीनेट किया। किससे, काउपॉक्स रीजन से। काउपॉक्स रीजन क्या होती है, एक्चुअली ये हाथ पे ऐसे लोग जो कि काऊ के साथ डील करे होते थे, उनके हाथ पे कुछ दाने बन जाते थे ऐसे, ठीक है। इन दानों से मटेरियल लेके उसने क्या किया, उसमें इंजेक्ट कर दिया उस 8 साल के बच्चे में, ठीक है। 8 साल के बच्चे में इंजेक्ट किया काउपॉक्स लीजन को, इसको काउपॉक्स लीजन कह रहे हैं, उन दानों से निकाले हुए, ठीक है। ऑन द हैंड ऑफ मिल्क मेड, मतलब क्या कि मिल्क मेड जो काउ से डील करती थी, वो जो मेड थी, उसके हाथ से वो दानों से मटेरियल लिया, 8 साल के बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। 6 हफ्ते बाद क्या देखा उसने, 6 हफ्ते बाद पस ली स्मॉल पॉक्स से। पहले लिया था इसने काउ पॉक्स के डिजीज से, अब स्मॉल पॉक्स के दानों से उसने पस ली। जैसे ये हाथ पे स्मॉल पॉक्स है, अगर अब इसके दानों से पस ली, और दोबारा उन्हीं जिनको ये वैक्सीनेट किया था पहले, उन्हीं को दोबारा वो पस जो है इंट्रोड्यूस करा इनकी बॉडी में, तो उसने देखा कि कोई डिजीज डेवलप नहीं हुई। क्यों, क्योंकि इस डिजीज की वजह से, काउ पॉक्स लीजन की वजह से, काउ पॉक्स दानों से जो उसने मटेरियल लिया, उसने वो इंजेक्ट कर दिया, तो बॉडी में कुछ वैक्सीनेशन कुव्वत मुदाफियत बन गई। तो स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती डिजीज है, तो अब कुव्वत मुदाफियत मौजूद थी, तो वो जब उसका मटेरियल, उसका जो पैथोजन गया बॉडी में, तो नुकसान भी पहुंचा सका, तो डिजीज नहीं हुई। तो ये पता चला कि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में मिलती जुलती डिजीज है। तो ये सेम काम उसने 23 लोगों के साथ किया, ठीक है।
उसके बाद अगली है लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर ने क्या किया, वैक्सीनेशन का वर्ड इंट्रोड्यूस किया। लुइस पैस्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन का वर्ड ने इंट्रोड्यूस किया। अब वैक्सीनेशन क्या होता है एक्चुअली? वैक्सीनेशन एक्चुअली डेड या लेस इफेक्टिव इन्फेक्शियस पार्टिकल को हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्यों? देखें, अगर ये इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ डेड पार्टिकल है किसी भी पैथोजन का, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ लेस इफेक्टिव पार्टिकल है, ठीक है। जब इसको किसी के बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे, जब बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा तो बॉडी में एक्चुअली नेचुरली इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाएगी। नेचुरली जो हमारे बी सेल्स होते हैं वो क्या कर देंगे, एंटीबॉडी इसके खिलाफ बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बहुत इतना कम है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा आगे बॉडी में, कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा, मगर इतना इस चीज के लिए काफी है कि एंटीबॉडीज बना दे बॉडी के अंदर। जो नेचुरल मैकेनिज्म मौजूद है तब एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो इसका अब अगर ये जो डेड ऑर्गेनिज्म था, मिसाल के तौर पर एक्स ऑर्गेनिज्म है था, वो मर गया वो, या ये एक्स ऑर्गेनिज्म था जो कि लेस इफेक्टिव है, अब यही वाला एक्स ऑर्गेनिज्म इफेक्टिव फॉर्म में भी अगर आ जाए तो इसके अगेंस्ट ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडीज बॉडी में मौजूद है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, डेड या लेस इफेक्टिव इन्फेक्शियस पार्टिकल को हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर नेचुरली क्या होता है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। अगर अब वो इफेक्टिव पार्टिकल भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है चार्ल्स चैम्बरलैन। चार्ल्स चैम्बरलैन ने क्या किया, फिल्टर पेपर बनाया, जिसको चैम्बरलैन फिल्टर पेपर भी कहते हैं। जो फिल्टर पेपर मैं आपको ऊपर समझा रहा था वो एक्चुअली चार्ल्स चैम्बरलैन ने बनाया। तो फिल्टर पेपर इन्होंने बनाया, फिर उन्होंने फिल्टर पेपर से क्या किया, पहले बैक्टीरिया को गुजारने की कोशिश की, बैक्टीरिया नहीं गुजरा। बैक्टीरिया नहीं गुजरा क्योंकि इसके जो पोर्स थे, जैसे ये अगर पोर है तो बैक्टीरिया इसमें आगे फंस गया और नीचे नहीं जा सका उस फ्लूइड में। मगर वायरस इतना छोटा था कि इस पोर को भी क्रॉस करके नीचे आ गया फ्लूइड में। तो इन्होंने देखा कि जो रेबीज वायरस, पहले इनको नहीं पता था वायरस क्या होता है, तो उन्होंने ऐसे देखा कि वो वाला एजेंट जो रेबीज कॉज करता है, रेबीज एक डिजीज है जो कि बैट या डॉग के काटने से होती है। तो रेबीज का जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो रेबीज कॉज करता है, वो उन्होंने देखा कि फिल्ट्रेबल है, मतलब उसका जो फ्लूइड हमने ऊपर से गुजारा नीचे हमें ऑब्टेन हो गया वो वाला वायरस। तो इन्होंने ये इनको पता चला कि जो रेबीज कॉज करने वाला क्या है, फिल्ट्रेबल है। फिर एवेनिस्की ने ये भी देखा कि टोबैको मोज़ेक डिजीज जो कि प्लांट्स में होती है, वो उसका एजेंट भी फिल्ट्रेबल है, इन्होंने ये देखा। उसके बाद अगला है बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी। इन इन चार में से जो इंपॉर्टेंट है वो लुइस पैस्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस कराई। अब और चार्ल्स चैम्बरलैन फिल्टर पेपर की वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब है एवेनिस्की हो गया। अब अगला है बैक्टीरियोफेज हमारे पास। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली वो वाला वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को मारता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो बैक्टीरियोफेज की अगर डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले टॉड था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरियल कॉलोनी अंडरगो लाइसिस। मतलब क्या कि अगर बैक्टीरियल कॉलोनी है, जैसे ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये टूट जाती है पूरी ना, पूरी टूट जाती है बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है। अब क्या, लाइसिस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉलोनी टू अनदर। मतलब क्या है कि अगर ये कॉलोनी 1 थी और ये कॉलोनी 2 है, तो इसके कुछ पार्टिकल्स है कॉलोनी 1 से कॉलोनी 2 में हम ट्रांसफर करें तो ये भी पूरी टूट जाएगी। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरियल कॉलोनी पूरी टूट जाती है। रीजन वगैरह कुछ नहीं पता था, बस इतना पता चला। फिर उन्होंने क्या किया, कॉलोनी को हीट किया। मतलब क्या कि अगर ये कॉलोनी थी, इन्होंने इसको हीट कर दिया, इस कॉलोनी को, ठीक है। ये लाइसिस नहीं हुआ था, ये एक्टिव कॉलोनी थी, हीट करिए बैक्टीरियल कॉलोनी को। अब हीट करने के बाद ये भी दूसरी एक्टिव कॉलोनी थी, ये कुछ पार्टिकल इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, मगर अब यहाँ तो लाइसिस हो रहा था मगर यहाँ लाइसिस नहीं हुआ। तो उनको ये पता चला कि हीट करने से क्या है, हीट करने से ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो भी कॉलोनी है वो हीट करने से क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये इससे पता चला। उसके बाद लाइटिंग एजेंट में भी वायरस, तो उनको फिर ये पता चला कि जो हीट करने से चीज डिस्ट्रॉय हो रही है वो क्या हो सकता है, वो वायरस हो सकता है। पहले हमने क्या किया था इसमें कि जिस कॉलोनी को टूट गई थी उस कॉलोनी के कुछ पार्टिकल दूसरी कॉलोनी में ट्रांसफर किए और वो भी टूट गए, ठीक है। पहली बात हमने ये की। दूसरी चीज ये की कि हमने 2 एक्टिव कॉलोनीज ली, एक को हीट किया, हीट करने के बाद कुछ उसके पार्टिकल दूसरे में ट्रांसफर कर दिए, तो वो दूसरी कॉलोनी टूटी नहीं। तो ये पता चला कि जो यहाँ तोड़ रहे हैं चीजों को वो क्या है, वो एक्चुअली वायरस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी हेरल ने क्या इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया, जो वायरस हम कह रहे थे वायरस हो सकता है, उसको बैक्टीरियोफेज नाम दे दिया। उसके बाद चलने ने क्या किया कि स्टेरिलाइज किया फ्लूइड फ्रॉम टोबैको मोज़ेक वायरस। के स्टेरिलाइज में आपको बता चुका हूँ एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में लाना। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज कराता है, ठीक है, प्लांट की डिजीज है। उस कॉजेटिव एजेंट को क्या किया, सॉलिड फॉर्म में लाए, और ये देखा कि उस सॉलिड फॉर्म में लाने के बाद देखा कि उसका स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मौजूद है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें स्टैनले थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया, टोबैको मोज़ेक डिजीज को। तो स्टैनले आप थोड़ा देख लें, या डी हैरेले इन्होंने नाम दिए थे ऐसे, मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैनले देख लें इसमें, और इसमें आप चार्ल्स चैम्बरलैन देख लें, और लोइस पेस्टर देख लें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 नाम आप देख लें, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है मगर कभी पूछ भी सकते हैं।
अब हम वायरस के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वायरस एक्चुअली दिखता कैसे है, इसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इससे पहले मैं आपको एक टर्म थोड़ी-सी बता दूँ, वायरॉन की टर्म। वायरॉन एक्चुअली क्या होता है? वायरस पूरा प्रॉपर वायरस होगा मगर आउटसाइड सेल होगा। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि वायरस इनएक्टिव होता है आउटसाइड सेल। जैसे अगर ये सेल है, ह्यूमन सेल आप कंसीडर कर लें और ये वायरस है। ये आउटसाइड सेल है तो क्या कहेंगे? वायरियन। अगर इस सेल के अंदर चला जाए क्या कहलाएगा? वायरस, ठीक है? तो क्या एक कंप्लीट मतलब पूरा वायरस है, प्रॉपर मैच्योर वायरस है, इन्फेक्शियस पार्टिकल जिसको हम वायरस ही कह रहे हैं। बस आउटसाइड सेल है, क्योंकि आउटसाइड सेल है तो इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्रोटीन एंजाइम नहीं है जिस रेप्लिकेशन के लिए, और इन्वायरमेंट नहीं है, जो दो चीजें मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, ये वायरियन कहला रहा है और अंदर जा रहा है, दोनों चीजें मौजूद हो जाएंगी तो क्या कहलाएगा? वायरस कहलाएगा। अब वायरस का स्ट्रक्चर है जिसकी थ्योरी यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको पहले डायग्राम से समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखें, डायग्राम से मैं आपको पहले ही बताता हूँ। देखें, वायरस का ये वायरस है, वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा भाई, एक सेकंड। अच्छा, इसमें इसमें हम ये देखते हैं। देखें, वायरस का ये जीनोम है, ठीक है। जीनोम का मतलब क्या कि ये डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों में से एक होगा। ये आपको बात याद रखनी है कि वायरस का स्ट्रक्चर इतना छोटा होता है कि या तो डीएनए रखेगा अपने अंदर या आरएनए रखेगा, दोनों में से एक चीज मौजूद होती है एज अ जीनोम, एज अ जेनेटिक मटीरियल। तो ये अंदर जीनोम मौजूद है, ये ठीक है। सारा जीनोम है, या तो डीएनए होगा या इसमें आरएनए होगा, ठीक है। पहली चीज हो गई, ठीक है। मैं यहाँ इनलिस्ट कर देता हूँ, क्या हो गई? जीनोम, जो क्या है, या तो डीएनए है या क्या है? आरएनए। एक चीज हो गई। दूसरा क्या है? देखें, जीनोम के बाहर एक कोटिंग है, ये जो पूरी कोटिंग आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा। ये जो पूरी कोटिंग है इसकी, ये देखें, ये जो कोटिंग आ रही है, ये क्या कहलाएगा इसका? ये सारा है इसका कैप्सिड, ठीक है। ये क्या कहला रहा है? कैप्सिड, ठीक है, कैप्सिड। तो दूसरी चीज क्या हो गई इसकी? दूसरी चीज हो गई कैप्सिड, जो कि क्या करी है, जो कि क्या इन सर्किल, या मैं आपको कह देता हूँ आउटसाइड जीनोम। अच्छा, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का क्यों? क्योंकि अंदर न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए क्या होता है एक्चुअली? न्यूक्लिक एसिड ही कहते हैं डीएनए आरएनए को। तो न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रहा है तो न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, मगर इसका आप कैप्सिड भी कह सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। दो चीजें होंगी मैं इसके स्ट्रक्चर में। अच्छा, जो तीसरी चीज है, तीसरी चीज क्या है इसमें, हम यहाँ देखते हैं इनवेलप, ठीक है। इनवेलप, ये जो बाहर ये जो मौजूद है, ये सारा, ये यहाँ से ये पूरा, ये क्या है? ये इनवेलप है, ठीक है, बाहर वाली कोटिंग। अब इनवेलप एक्चुअली क्या है कि इनवेलप कुछ वायरसेस में है, कुछ में नहीं है। मैं आपको भी समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर ये हमारे पास सेल है जिसको ये वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो अब इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा? इन्फेक्ट हो गया, इसने बहुत सारी अंदर कॉपीज बना ली, अब ये बाहर निकलेगा। बाहर कैसे निकलेगा? ये अगर यही वाला सेल है, ये इसने ऐसे थोड़ा सा बड बनाया और ये बड से ये बड पूरा बाहर निकल जाएगा। अब देखें, इस बड में इस सेल की सेल मेम्ब्रेन भी आ रही है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी आ रही है। अब इसको सेल मेम्ब्रेन को लेता हुआ निकलेगा, ये वायरस है। अब जो बाहर निकला तो इसके साथ ये इसकी सेल मेम्ब्रेन बाहर मौजूद है, जिस सेल को इसने इन्फेक्ट किया था। ह्यूमन सेल आप कंसीडर कर लें, तो जिस सेल मेम्ब्रेन इसके साथ आई, इसको कह रहे हैं एक्चुअली इन्वेलप। तो अब इन्वेलप क्या हुआ, हमें इससे पता चला कि इन्वेलप वायरस का अपना पार्ट नहीं है, एक्चुअली ये होस्ट का पार्ट है जिसको इसने इन्फेक्ट किया। होस्ट का पार्ट है जिसको इसने इन्फेक्ट किया। तो ये अब अगर कोई वायरस है जिसने किसी होस्ट को इन्फेक्ट अभी नहीं किया तो उसके बाद इन्वेलप नहीं होगा, और ऐसा वायरस जिसने होस्ट को इन्फेक्ट कर लिया तो उसके बाद इन्वेलप मौजूद होगा। तो इसलिए हम कहते हैं इन्वेलप कुछ वायरसेस के पास होता है और कुछ के पास नहीं होता। इसको आप छोड़ दें, जरूरत नहीं है। उसके बाद ये देख लें इन्वेलप प्रोटीन, जिसको हम दूसरा क्या नाम दे रहे होते हैं? दूसरा नाम देते हैं इसको स्पाइक्स। अच्छा, मैं तीसरी चीज इंग्लिश नहीं की यहाँ पर। तीसरी चीज क्या है इसके पास? इन्वेलप, ठीक है। या तो प्लस लिख रहा हूँ, या तो हो भी सकता है नेगेटिव लिखा है, नहीं हो सकता। जो आखिरी चीज है क्या है? स्पाइक्स है। स्पाइक्स को कहते हैं हम, या इन्वेलप प्रोटीन यहाँ लिखा हुआ है। स्पाइक्स एक्चुअली यहाँ मैं पहले इंग्लिश कर देता हूँ। स्पाइक्स, स्पाइक्स एक्चुअली क्या है कि अगर ये वायरस है और इसने, ये सेल है जिसको इसने इन्फेक्ट करना है, तो ये स्पाइक से जरिए से अटैच होगा, ये स्पाइक से अटैच होगा, ठीक है। ये स्पाइक से अटैच होंगे और अटैचमेंट में मदद करेगा। तो ये क्या कराता है? अटैचमेंट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का। अब हम थ्योरी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमने। अच्छा, ठीक है, ये थ्योरी देखते हैं हम इसकी। अच्छा, वायरस में क्या सबसे पहले सेंट्रल कोर है जिसके अंदर क्या मौजूद था? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मैं अब रफ से दोबारा यहाँ बना लेता हूँ। ये हो गया डीएनए आरएनए, ये कैप्सिड, ये इन्वेलप और ये स्पाइक्स, ठीक है। ये स्पाइस है, ठीक। अब सेंट्रल कोर, इसको कह रहे हैं सेंट्रल कोर, जहाँ डीएनए आरएनए मौजूद है। ये है कैप्सिड, ठीक है, ये आ गया कैप्सिड।
ठीक है, जिसने ये क्या है, प्रोटीन कोट है, प्रोटीन से बना हुआ है। अब इसके कैप्सिड के स्ट्रक्चर्स हैं क्या, कैप्सिड क्या करता है, प्रॉपर शेप देता है वायरस को। जैसे ये अंदर वायरस है पूरा, तो ये इसको एक प्रॉपर शेप दे रहा होगा। ऐसा नहीं है वायरस का स्ट्रक्चर कभी अलग है, कुछ अलग है, तो ये जैसे अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर बनाएगा, हेलिकल है तो हेलिकल बनाएगा, तो प्रॉपर शेप दे रहा होगा। इसलिए हम इसी की बेस पे क्लासिफिकेशन हमने की थी वायरस की शेप्स की, ठीक है। उसके बाद कंपोज ऑफ कैप्सिड। अब ये जो कैप्सिड है इसको हम अगर जूम करके देखें तो ऐसे कुछ यूनिट्स होंगे बहुत सारे। तो एक यूनिट को क्या कहेंगे, कैप्सो मेयर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप स्टार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, कि जो अगर जो कैप्सोमेयर है, सॉरी ये वाली नहीं, नीचे वाली बात, ये वाली, ठीक है। ये करेक्टर ऑफ वायरस है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस आपसे पूछा जाए तो करेक्टर ऑफ वायरस क्या है, जो वायरस को आइडेंटिफाई करता है, वायरस को एक वायरस से दूसरे वायरस से अलग करेगा, वो नंबर ऑफ कैप्सोमेट्स है, ठीक है। कितने नंबर है, अगर एक वायरस में, जैसे यहाँ एग्जाम्पल बुक में दी हुई थी कि किसी बुक में मुझे शायद सिंध की बुक में मेंशन है शायद, ये 162 कैप्सोमेयर्स अगर किसी में हो तो क्या कहलाएगा, हैपीज वायरस होगा, ठीक है। अगर 252 कैप्सोमेयर्स हो जाए तो एडिनो वायरस होगा। तो अगर नंबर ऑफ कैप्सोमेयर चेंज हो रहे हैं तो वायरस चेंज हो रहा है। तो जो करेक्टर ऑफ वायरस है वो क्या है, एक्चुअली कैप्सोमेयर है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए बात है, और ये नंबर ऑफ आपको कैप्सोमेयर इन दोनों वायरस से याद होने चाहिए। अब अगली चीज है एनवेलप, ये वाला, ये एनवेलप, ठीक है। एनवेलप क्या है, इन सम वायरसेस होता है, कुछ में नहीं होता। कहाँ से ड्राइव, वो होस्ट से, मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अगला है टर्म है एक, बस एक टर्म हमने पढ़नी है क्या, फिर प्रियॉन की टर्म पढ़नी है। प्रियॉन क्या एक्चुअली, देखें इससे आप याद रख लें, पी फॉर प्रियॉन और पी फॉर प्रोटीन। इससे प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, ऐसे प्रोटीन पार्टिकल जो कि डिजीज कॉज करें, ऐसे प्रोटीन पार्टिकल हैं। एक चीज ये इन्फेक्शियस है, और दूसरा क्या कि इनके अंदर रेप्लिकेशन की, इस प्रोटीन के अंदर रेप्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अब मसला है, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा कि डिवाइड होने की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए या आरएनए में, डिवाइड होने की सेल की। और ये फिर डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझा चुका हूँ बायोमोलिक्यूल में। फिर वो राइबोसोम पे आता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है डीएनए में, डीएनए आरएनए में। तो मगर प्रियॉन की क्या है, इसकी प्रोटीन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है डिवाइड होने की, प्रोटीन में मौजूद है, ठीक है। अब कैसे मौजूद है, ये हाउ, ये अब तक नहीं हमें पता कैसे मौजूद है। तो ये बात, ये मैंने यहाँ पे यही मेंशन है, ओनली प्रोटीन कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन दैट इनकोड इट्स ओन रेप्लिकेशन, मतलब डिवाइड होने के लिए, रेप्लिकेशन होने के लिए इसकी प्रोटीन में इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब प्रियॉन क्या डिजीज कॉज करता है, जैसे किसी सेल के अंदर प्रियॉन चला जाए तो मैड काउ डिजीज कॉज करता है। मैड काउ डिजीज क्या है, एक्चुअली मिस्टीरियस डिजीज है, इसके बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है, बहुत ही अजीब सी डिजीज है जिसका हमें ऐसे इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, ठीक है। बस इतनी बात प्रियॉन का वो पता होना चाहिए। इसका जो मेन एमसीक्यू आता है वो क्या आता है कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल किसको कहते हैं, वो प्रियॉन को कहते हैं। ये ज्यादा इसका एमसीक्यू आता है। अब हमने ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरस रो, जैसे हमने एंजाइम पढ़ा था, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा था, वैसे ही जो वायरस है वो किसी एक पर्टिकुलर अपने होस्ट पे एक्ट करेगा। ऐसा नहीं है एक वायरस सब पे एक्ट करे। तो यही बात है कि वायरस इज हाईली स्पेसिफिक टू होस्ट, मतलब अगर किसी वायरस ने, जैसे बैक्टीरियोफेज है, एक वायरस है, ये सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो बैकोमोज़ाइक वायरस है, सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा। तो वायरसेस के एक पर्टिकुलर होस्ट होते हैं, उसके अलावा किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। और कुछ वायरस इतने पर्टिकुलर हो जाते हैं कि वो स्पेसिफिक टिश्यूज में जाके उस स्पेसिफिक टिश्यू को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल क्या है, इनमें एग्जाम्पल है जैसे HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसकी डिटेल आगे आएगी बीसी चैप्टर में। या मगर पोलियो वायरस देखें तो स्पाइनल नर्व सेल्स को, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को एक्चुअली इफेक्ट कर रहा होता है। अब हेपेटाइटिस वायरस देखें तो लिवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस देखें तो ये क्या करता है, फिब्रोब्लास्ट से अटैच हो जाता है, अटैच टू फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक, इसको इफेक्ट कर रहा होता है। अब हम रेबीज वायरस देखें तो एसिटाइलिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को इफेक्ट कर रहा होता है। ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ये आप सपोर्ट एंड मूवमेंट इसकी डिटेल पढ़ेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन करा रहे होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ही उसको इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये कुछ वायरस इतने ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं और इनकी लोकेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद लाइफ साइकिल वायरस इन होस्ट। वायरस जो होस्ट में आता है, जैसे अगर ये वायरस है और ये होस्ट है, तो ये अंदर इंटर कैसे होगा, अंदर क्या क्या करेगा, बाहर कैसे निकलेगा, ये पूरा लाइफ साइकिल है। ये 5 स्टेप्स में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले स्टेप है एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन मतलब जुड़ना, इसका जुड़ना, और पेनिट्रेशन में अंदर जाना। पेनिट्रेशन क्या होगा, एक्चुअली एंडोसाइटोसिस से होगी। एंडोसाइटोसिस हम पढ़ चुके हैं सेल के चैप्टर में, सॉलिड मटेरियल का सेल के अंदर जाना है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब आगे जुड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे वायरस, ये होस्ट सेल है और ये वायरस है, तो वायरस आगे पर जुड़ा, ये होगी एब्जॉर्प्शन। और पेनिट्रेशन कैसे होगी, एंडोसाइटोसिस से। तो ये दोनों स्टेप है। अब क्या मेंशन है, स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑन सरफेस ऑफ वायरस
टू सेलुलर रिसेप्टर, मतलब कि सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होंगे और ये वायरस इसकी सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, दोनों अटैच होंगे। अटैच होने के बाद एंडोसाइटोसिस होगी, सेल अंदर चला जाएगा। तो ये मेंशन है। उसे अनकोटिंग, ठीक है। अब मसला क्या है कि अगर ये वायरस है और अगर ये होस्ट है, ये वायरस है, तो वायरस जब आके अटैच हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गई, अब अंदर क्या जाएगा सिर्फ, ठीक है। हमने वायरस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़े कि वायरस में क्या क्या होता है, यहाँ बनाता हूँ। ये अंदर न्यूक्लिक एसिड है, ये बाहर कैप्सिड है और सबसे बाहर का इन्वेलप है। तो ना तो इन्वेलप अंदर जाएगा, ना कैप्सिड अंदर जाएगा, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए या आरएनए है वो अंदर जाएगा, ठीक है। डीएनए या आरएनए से सेल के अंदर जाएगा। सेल सबसे पहले स्टेप क्या हुआ, सेल आके अटैच हुआ, एब्जॉर्प्शन हुई और पेनिट्रेशन हुई। पेनिट्रेशन किसकी हुई है, ये हो रही है न्यूक्लिक एसिड की, जिसके अंदर मौजूद है या तो डीएनए या आरएनए, ठीक है। बाकी ना कैप्सिड अंदर जाएगा, ना आपका इन्वेलप अंदर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको पता होनी चाहिए। अनकोटिंग हो गई, इसको अनकोटिंग कह रहे हैं। अनकोटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाकी सब बाहर आ गया और अनकोट होके जो अंदर वाला जो न्यूक्लिक एसिड था अनकोट होकर अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, एक्चुअली मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए की मदद से फिर क्या बनती है, प्रोटीन्स। प्रोटीन फिर एप्लीकेशन क्या, मतलब डिवीजन, अपने जैसे और कॉपीज बनाएगा, अपने जैसे वायरस और बनाएगा, ठीक है। अब जो इस तीनों प्रोसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन, ये तीनों प्रोसेस की लोकेशन क्या है एक्चुअली। अब लोकेशन डीएनए वायरसेस के अलग है, आरएनए वायरसेस के अलग है। आरएनए वायरसेस वो जिनके अंदर एज अ जीनोम आरएनए मौजूद है, डीएनए वायरसेस वो जिनके अंदर एज अ जीनोम डीएनए मौजूद है। तो आरएनए वायरसेस के लिए ये कहाँ मौजूद होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहाँ होगी, एक्चुअली साइटोप्लाज्म में होगी, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। और डीएनए वायरसेस कहाँ होगी, न्यूक्लियस में होगी, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में। जैसे ह्यूमन सेल है तो आरएनए वायरसेस ये प्रोटीन बनाएंगे कहाँ और डिवाइड होंगे कहाँ, होस्ट ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में। और डीएनए वायरस दोनों काम कहाँ करेगा, सॉरी, साइटोप्लाज्म में आरएनए वायरस और डीएनए वायरस दोनों काम न्यूक्लियस में करेगा। उसके बाद वायरल असेंबली, मतलब क्या कि प्रोटीन बन गई। जैसे ये वायरस अंदर आ गया, ये पहले वायरस था, ये आगे होस्ट सेल है ये, और ये वायरस आया, अटैच हुआ, इसका न्यूक्लिक एसिड अंदर चला गया, इसने प्रोटीन बनाई, ठीक है। प्रोटीन बना के अपने ऐसे बहुत सारी ऐसे कॉपीज बनाई, ठीक है। जब ये बहुत सारी कॉपीज बन गई, कॉपी तो एक्चुअली बनी क्या, बहुत सारी जो प्रोटीन बनी, प्रोटीन आपस में मिलेंगी। जैसे कुछ प्रोटीन कैप्सिड बनाने के लिए, कुछ प्रोटीन एनवेलप बनाने के लिए, कुछ न्यूक्लिक एसिड है, तो सब आपस में ज्वाइन होगा। ज्वाइन होने को हम क्या कह रहे हैं एक्चुअली, असेंबली। तो अलग अलग पार्ट्स बने इसके, न्यूक्लिक एसिड अलग बनेगा, प्रोटीन अलग बनेंगे, कैप्सिड वगैरह सब अपने ज्वाइन होंगे और वायरस को एक पर्टिकुलर शेप देंगे, तो वायरल असेंबली हो गई। फिर रिलीज ऑफ वायरॉन्स, जब पूरा एक वायरस बन गया तो सेल को यहाँ से फाड़ेगा, ठीक है, सेल को ब्रेक करेगा और बाहर निकल जाएगा, तो रिलीज ऑफ वायरॉन्स ऐसे होगा। वायरॉन्स क्या, मैं एक्चुअली बता चुका हूँ कि सेल के बाहर जब चला जाएगा तो वायरॉन कहलाएगा, जो मेच्योर वायरस है जो सेल के अंदर आ जाएगा तो वायरस कहलाएगा। तो ये लाइफ साइकिल है जो सेल इन्फेक्ट करता है होस्ट पे।